स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर की। जी हाँ, ये इस फिल्म सीरीज़ की फाइनल और तीसरी फिल्म है। और दोबारा से हम देखते हैं सभी किरदार एडमंड और लूसी का जो किरदार किया है जॉर्जी, और उनका नाम है स्कांडर कीन्स जो एडमंड का रोल करते हैं। और बेन बार्न्स करके जो प्रिंस कैस्पियन का रोल है वो फिर से रिवाइव करते हैं। और असलान के रूप में हमें वापस लियम नीसन का कैमियो नज़र आता है, और टिल्डा स्वानसन का भी एक कैमियो जो वाइट विच का रोल करती है उनका भी कैमियो। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त एडिशंस हैं। विल पोल्टर जो यूस्टस का रोल करते हैं, और साइमन पेग जो कि रिपी चीप करके एक चूहे के कैरेक्टर का वॉइस एक्टिंग करते हैं जो बहुत ही शानदार है। तो अब बात करते हैं, आपने इस मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, 2010 में ये आई थी। उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितने इसके प्रीक्वल्स थे जो पहली फर्स्ट और सेकंड मूवी थी। डायरेक्टर इसमें चेंज हुए थे, मूवीज़ फर्स्ट और सेकंड से हटके थे। ये मूवी अगर आप देखेंगे तो इसमें यूनिक क्या है आप मुझसे पूछेंगे, नार्निया 1 और 2 में इतना कुछ डिस्कवर किया है, बताया है। तो मैं आपको कहूँगा कि एक चीज़ यूनिक है इसमें। आपको और कंटिन्यूएशन के अलावा आपको एडमंड और लूसी में एक कैरेक्टर ग्रोथ दिखेगी। आप अगर देखें, प्रिंस कैस्पियन इस पॉइंट पर एक मैच्योर कैरेक्टर हो चुके हैं। उनको जो भी ग्रोथ लेनी थी वो सेकंड मूवी में ले चुके हैं। मूवी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेकंड मूवी जो थी वो प्रिंस कैस्पियन की ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस थी कि उनको ज़रूरत थी उस समय के जो हाई किंग्स एंड क्वींस हैं, जो पीटर एडमंड ये सब हैं, ये वापस आए नार्निया और उनको मार्गदर्शन करें। लेकिन आप इस मूवी में देखेंगे कि प्रिंस कैस्पियन अब बड़े हो चुके हैं, और एडमंड और लूसी जो हैं वो बड़े हो रहे हैं अभी भी रियल वर्ल्ड में, क्योंकि टाइम अलग चलता है, नार्निया में ज़्यादा साल बीतते हैं। तो आपको डिफरेंस दिखेगा। प्रिंस कैस्पियन के 3 या 4 साल बाद ये वाली मूवी सेट होती है। तो 3 या 4 साल हम नार्निया की बात कर रहे हैं, हमारे रियल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। तो इस मूवी में आप कहेंगे कि दोनों चारों किरदार में से जो बड़े किरदार है वो क्यों नहीं है, पीटर और वो सुजन क्यों नहीं है। तो वो उनको इस मूवी में इस तरह से निकाला गया है क्योंकि वो बुक्स के हिसाब से वो अमेरिका गए हुए हैं वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, और एडमंड और लूसी जो है वो यूस्टस अपने कज़न के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं वापस से कैरेक्टर ग्रोथ की। तो इस मूवी में आपको एडमंड का भी बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर ग्रोथ देखने को मिलेगा, और लूसी का भी, क्योंकि यूनिकनेस ये है कि लूसी द्वारा इसमें एक जवानी का एक एक्सप्लोरेशन किया गया है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जब इंसान जवान होता है तो उसको एक किस्म की ईर्ष्या होती है, अपने से कुछ थोड़े से बड़े लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। जैसे आपके कोई बड़े भाई हो गए या आपकी कोई बड़ी बहन हो गई, जिससे देखकर आपको ईर्ष्या होती है। मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपको नज़र आता है कि लोग शायद उनको सुंदर समझते हैं, आपको अभी इस उम्र में कोई सुंदर नहीं समझता, या आपको उस नज़र से कोई नहीं देखता। ये आपको लूसी की स्टोरी की ग्रोथ में देखने मिलता है। तो मुझे लगता है इस तरह की जो एक्सप्लोरेशन है ये अब हमें मूवीज़ में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई भी फ्रेंचाइज आ रही है। देखिए, पहले तो किड्स के हिसाब से, टीन्स के लिए स्पेशली उस ज़माने में जैसे 2000 से लेकर 2010 तक हैरी पॉटर, ट्विलाइट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ पर जिस तरह की मूवीज़ आती थी, जैसे आप जवान हो रहे हैं या आप जवान हैं लेकिन आपको और सीखना है दुनिया के बारे में, आपको पर्सनैलिटी ग्रो करनी है, इस तरह की हॉलीवुड में बहुत मूवीज़ बनती थी। अब नहीं बन रही हैं, उतना फोकस नहीं है, उस तरह का फोकस नहीं है। आप देखेंगे अब जो सारे हॉलीवुड हीरोज़ हैं, मतलब आप मार्वल को ले लें, डीसी को ले लें, आप देखेंगे वो 30-30, 35-35 साल के बड़े लोग हैं जिनका और कुछ डेवलपमेंट बाकी है, तो वो आते हुए दिख रहे हैं आपको। मतलब वो कोई नौजवान बच्चे नहीं है। सुपरमैन कोई बच्चा नहीं है। आयरन मैन एक 40-50 साल का आदमी है। मतलब उसका कैरेक्टर तो डेवलप हो रहा है और वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह से यंग लोगों के लिए पर्सनली रिलेट कर पाना, ये जैसे पहले की मूवीज़ में होता था, और इस मूवी में भी आपको लूसी के और एडमंड के कैरेक्टर में देखने मिलेगा, वो आपको शायद दूसरी मूवीज़ में अब आजकल की मूवीज़ में देखने ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसीलिए भी ज़रूर इस मूवी को देखिए। इसके अलावा मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो इसकी स्टोरी उतनी खास नहीं है। पहली और दूसरी मूवी की स्टोरीज़ बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, और इस मूवी में मैं कहूँगा कि स्टोरी उतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन अच्छी स्टोरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वीक स्टोरी है। और ये वाली मूवी के बैटल सीन्स भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पहली और दूसरी वाली की तरह उस तरह के मेमोरेबल नहीं है। लेकिन ये वर्दी सीक्वल है। इसकी IMDb रेटिंग पर, और पहले की भी मूवीज़ की IMDb रेटिंग पर मत जाइए। IMDb की रेटिंग मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करती है। ये तीनों ही बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा सबसे यूनिक बात जो आपको बिल्कुल कि क्यों ये मूवी देखनी चाहिए, इसमें आगे के भी हिंट्स हैं। सबसे बड़े क्लिफ हैंगर पर आपको ये मूवी, इसमें ये क्लिफ हैंगर है कि लास्ट में उनको असलान मिलते हैं इस मूवी के लास्ट में। और असलान बेसिकली उनको कहते हैं कि दुनिया, नार्निया और वहाँ की सारी दुनिया, यानी कि हमारी दुनिया, नार्निया और भी जितने भी दुनिया है, उन सब का अंत, यानी कि उन सब की सीमा जो है, बॉर्डर जो है, वो असलान आकर आपको दिखाते हैं इस मूवी में। तो इसके लिए ज़रूर इस मूवी को देखिए। आपके मन में कई सवाल आएंगे। आपने ये मूवीज़ बचपन में देखी होंगी, लेकिन क्या आपने इनका मतलब ठीक से आपने गौर किया है? तो जैसे मैंने पहली मूवी में भी बताया, पहली मूवी के वीडियो के बारे में भी बताया, ये मूवीज़ क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड हैं। C.S. लुइस द्वारा 70-80 साल पहले ये मूवीज़ लिखी गई थी, 1920s में, 30s में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उस समय ये मूवीज़ लिखी गई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है
असलान, अगर आप इस मूवी की एंडिंग को ध्यान से देखें, असलान कहते हैं कि उनकी जो दुनिया है वहाँ पर एक बार आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आ सकते हैं, आप आपकी दुनिया में वापस नहीं जा सकते हैं। और वो कहते हैं कि एक दिन आप सब उस दुनिया में आएंगे और तब की तब देखा जाएगा, लेकिन अभी मेरे साथ सब लोग नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग आ सकते हैं, और शायद आप वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे अगर आप मेरे साथ एक बार चलेंगे। तो आप देखेंगे लूसी और एडमंड वापस जाने का फ़ैसला लेते हैं, और प्रिंस कैस्पियन को असलान खुद मना करते हैं क्योंकि उनको राज्य संभालना है, उनको नार्निया का मार्गदर्शन करना है आगे चलकर। और यूस्टस ऑब्वियसली नए किरदार हैं, यूस्टस और एडमंड और लूसी को फिर उनकी जो भी कैरेक्टर ग्रोथ है उसके बाद, और यूस्टस की भी इसमें काफ़ी कैरेक्टर ग्रोथ है, आप ज़रूर देखिए। वो एक बहुत शरारती और गुस्सैल किस्म के बच्चे होते हैं, और मूवी में आप देखेंगे वो कैसे चेंज होते हैं नार्निया को देखकर, और ऐसे हालात को देखकर उनमें क्या बदलाव आता है ये भी आप देखेंगे। तो खैर मैं कह रहा हूँ कि असलान जो है इन तीनों को वापस भेज देते हैं, और प्रिंस कैस्पियन वापस राज्य संभालने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो रिपी चीप का किरदार है, जो रैट का किरदार है, मैंने बताया था साइमन पेक का, वो तैयार हो जाते हैं असलान के साथ जाने के लिए। तो इसकी डीपर मीनिंग मुझे जो समझ आई है और जो मैंने ऑनलाइन लोगों से बात की है कई सालों में अब तक जो भी समझी है, इसकी मीनिंग ये है कि देखिए दरअसल असलान एक जीसस क्राइस्ट का एक रूप है। तो जिस तरह से जीसस क्राइस्ट मान्यता के हिसाब से, क्रिश्चियन मान्यता के हिसाब से हमारी दुनिया में वो आए थे इंसान के रूप में, उसी तरह असलान का रूप वो धारण करते हैं क्योंकि नार्निया में बोलने वाले जानवर रहते हैं। तो मुझे जो समझ आई मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा समझने का इंटरप्रिटेशन गलत हो। आपने अगर बुक्स पढ़ी हैं तो ज़रूर मुझे बताइए क्या इसका मतलब है, क्योंकि मैंने सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मतलब मुझे सारी बुक्स की स्टोरी पता नहीं है, बुक्स तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, मूवीज़ देखी हैं और बुक्स के बारे में थोड़ा सा उनकी समरी पढ़ी है। तो बेसिकली असलान जो है वो जीसस का रूप है, और क्योंकि नार्निया में बोलने वाले जानवर रहते हैं इसीलिए असलान उनको बोलने वाले शेर के रूप में वो प्रकट होते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। और जो सारे हमारा वर्ल्ड नार्निया, आप इसको ले सकते हैं एक डब्बे की तरह। जैसे आप ले लें हमारा वर्ल्ड एक डब्बे में, बॉक्स में है, और नार्निया एक बॉक्स में आप ले लें, और कोई और वर्ल्ड आप एक बॉक्स में ले लें। उन सब की जहाँ पर सीमाएं टच होती है वहाँ पर पैराडाइस है, यानी कि वहाँ पर जन्नत है, या स्वर्ग आप कह लें, हिंदुज़म में जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है। तो स्वर्ग असलान बेसिकली जब कहते हैं कि मेरे देश में आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आ सकते हैं, तो वो वही बता रहे हैं कि मतलब हम सभी को जो भी अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उम्मीद करता हूँ आप हम भी हैं, तो हम सभी को स्वर्ग में जाना है और आप लोग मेरे देश आएंगे, ये मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस पूरी सीरीज़ का मैसेज देखें, वो आपको असलान नार्निया में जो बच्चे एंटर होते हैं और ये सब कुछ क्यों होता है, मतलब ठीक है एक तो बेसिक है, स्टोरी है, एक वर्ल्ड में वो आ जाते हैं और ये पूरी सीरीज़ चल पड़ती है और ये कारवां चल पड़ता है। तो ये तो सही बात है, लेकिन क्यों ये सब हो रहा है? तो बेसिकली असलान जो है वो इंसानों को जीसस के रूप में लीड करने आए थे, और नार्नियंस को वो असलान के रूप में लीड करने आए थे। और वो सभी अच्छे प्राणियों को जो अलग अलग दुनियाओं में, अलग अलग बॉक्सेस में, अलग अलग वर्ल्ड में जो जी रहे हैं, उन सभी को वो अपने वर्ल्ड में, यानी कि भगवान के पास स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुख्य रीज़न यही है, लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उन सभी को पार कर आपको अच्छे इंसान या अच्छा जानवर कह लें नार्निया के हिसाब से, यानी कि बेसिकली अच्छी आत्मा आपको बनना है ताकि आप असलान के साथ स्वर्ग में आप जा सकें। ये पूरी सीरीज़ का उद्देश्य है, बच्चों को इस तरफ गाइड करना, एक फैंटेसी लैंड के थ्रू ले जाना, ताकि वो एक्चुअल स्वर्ग में, मतलब उनका ध्यान जा सके कि अच्छे कर्म करके वो एक्चुअल स्वर्ग में जा सकें। ये ऑथर का मैसेज है जो मुझे समझ आई है, और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आई होगी। तो मैंने जब इसको पहली बार सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा, डिस्कशन काफ़ी दूसरे लोगों से भी किया मैंने, तो मुझे बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा कि सीरीज़ का उद्देश्य कितना बड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मतलब क्योंकि सीरीज़ उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, और आप अगर देखेंगे मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, लायन द विच एंड द वार्डरोब दरअसल इस सीरीज़ की तीसरी बुक है। यानी कि जो पहली बुक थी और दूसरी बुक थी, उसको क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से लिखी है कि क्रिएशन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से दुनिया बनी, ये सारी दुनिया नार्निया किधर से बनी, हमारी वर्ल्ड कहाँ से बनी, ये सबका एक बेसिक से वो शुरुआत उन्होंने की है बहुत डिटेल में। तो उसको मूवी में बनाएंगे तो वैसे एंटरटेनमेंट नहीं आएगा करके वो उसको मूवी में ढाल नहीं पाए। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये सीरीज़ इस तरह से बनी है। तो निर्माताओं ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने ये 3 मूवीज़ बना दी और उसको तीसरी मूवी पर एंड कर दिया। चौथी उनका बनाने का एक प्लान था, द मैजिशियंस नेफ्यू करके एक और सीक्वल आने वाली थी, आई थिंक मैजिशियंस नेफ्यू था या मैजिशियंस बॉक्स, कुछ उस मूवी का नाम था, उसमें हम आगे एक्सप्लोर करने वाले थे। अब मैं आपको एक और फन फैक्ट बताऊँगा। तो आपको अगर द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की पहली मूवी लायन द विच एंड द वार्डरोब का एंड सीन याद है, तो आपको याद आएगा कि चारों बच्चे जो हैं वो एक प्रोफेसर साहब के घर में रहते हैं, जिनकी जो बूढ़े होते हैं, वाइट कलर की बड़ी सी दाढ़ी होती है, ऐनक को लगाते हैं। आपको याद आएगा चश्मा लगाने वाले प्रोफेसर जो है, उनको जब जाकर नार्निया के बारे में बताते हैं तो वो आश्चर्य होता है उनको, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में भी आपने देखा होगा, वो खुद नार्निया के अंदर अलमारी में जाने की कोशिश करते हैं।
तो दरअसल मुझे ये पता चला है कि एक्चुअली जो शुरुआती बुक्स हैं उसमें वो भी एक यंग, जब वो यंग थे तो वो असलान से मिले थे और असलान ने उनको एक सेब दिया था जो वो अपने वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में लाए थे और उससे उन्होंने सेब का झाड़ उगाया था। ऑब्वियसली सेब के झाड़ उगाने के बाद और उसकी एक पूरी साइकिल होने के बाद उन्होंने सोचा कि उसकी लकड़ी से वो अलमारी बनाई जाए और उस अलमारी से एंटर होते हैं हमारे मुख्य किरदार नार्निया में। तो जी हाँ, जो प्रोफेसर है वो लास्ट में अलमारी में जाते हैं। कई लोग, हम जब छोटे थे और काफ़ी लोग भी ये थियरी बनाते थे कि वो जो प्रोफेसर है दरअसल वही असलान है, मगर बट वो असलान नहीं है। वो भी इन चारों की तरह वो भी एक किरदार है जिनको असलान ने जिनको गाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ, आपने अगर आपको ये बात पता नहीं थी तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और ये पूरी सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।